हेलो माई सेल्फ एस एल वर्मा। मैं एस एल वर्मा फिर से आपका एस एल केमिस्ट्री पॉइंट से स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज की जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा था। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग जो है वो जो था क्वांटम नंबर पढ़ रहे थे। क्वांटम नंबर में हमने जो था हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर के बारे में पता कर लिया था पूरा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होती है और एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या होती है, इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिस्कस करेंगे। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता क्या है, कैसे है, पूरा को इसको अच्छे से डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात तो ये कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को जो डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट का नाम था जिमोन ने बताया था कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होती है, कैसे होती है। जैसे हम लोग एजिमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसी टाइप से हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करने के लिए जो क्वांटम संख्या नंबर जो होती है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होती है। चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं अच्छे से। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होती है इसको हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैंने कहा था जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होती है उससे हम लोग ऑर्बिट का पता लगाते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ऑर्बिट का पता लगाते हैं, एजिमुथल क्वांटम नंबर से सब ऑर्बिट का पता लगाते हैं या सब सेल्स का पता लगाते हैं। अब देखो बेटा, अगर आपसे पूछा जाए कि n की वैल्यू, अगर सपोज करो n की वैल्यू 4 है, ठीक है, n की वैल्यू 4 है, तो l की वैल्यू कितनी होगी? तो l की वैल्यू आप बताओगे कि 0 1 2 3, है ना, 0 1 2 3 होगी। अगर n बराबर 4 है तो l की वैल्यू 0 1 2 3 होगी। ठीक है, आपने कैसे पता लगाया? मैंने कहा था कि n की वैल्यू l की वैल्यू से निकलती है। ठीक है, 0 से स्टार्ट होकर n-1 तक चलना होता है। ठीक है, उसी टाइप से अगर m की वैल्यू की बात करें, m की वैल्यू जो होती है वो -l से प्लस l तक होती है। ठीक है, -l से प्लस l तक होती है। इफ अगर सपोज करो कि अगर आपके पास में l इजिकल टू आपके पास में 0 है, तो मैं आपसे m की वैल्यू पूछ रहा हूं, तो बताओ मुझे m की वैल्यू कितनी होगी? तो आप बताओगे -0 0 और +0। ठीक है, इसका मतलब 3 वैल्यू बताओगे? नहीं, इसका मतलब आप क्या कहोगे? -0 का मतलब भी 0 होता है और 0 का मतलब भी 0 होता है और +0 का मतलब भी 0 होता है ना। तो कुल मिला के तीनों का मतलब एक ही है। तो m की वैल्यू कितनी आई? m की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आई है ना। m की वैल्यू कितनी आई? 1 आई। अच्छा, यहाँ तो बस नहीं कि m की वैल्यू कितनी हुई आपके पास में? 1 हुई। अच्छा, अब अगर बात करते हैं जब l इक्वल टू 0 है तो क्या s सब शेल है क्या? m इक्वल टू 0 है तो क्या s सब शेल है क्या? जब s सब शेल है तो जो ऑर्बिटल बनेगा वो, क्योंकि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होती है ये आपके ऑर्बिटल का पता लगाती है। ठीक है, कि कितने ऑर्बिटल कितना है हमारे पास एटम में। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पे s ऑर्बिटल है तो s ऑर्बिटल बनेगा तो यहाँ पे केवल खाली s ऑर्बिटल, एक ही ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, तो अगर आपसे कहीं पे पूछते हैं कि s ऑर्बिटल को ही s सबशेल कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसके लिए l और m की वैल्यू सेम आती है, l और m की वैल्यू सेम आ रही है, इसलिए इसको हम लोग s ऑर्बिटल को ही s सबशेल को ही s ऑर्बिटल भी कहते हैं। चलो आगे डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास में सपोज करो कि l इजिकल टू 1 है और हमसे पूछा जाए m की वैल्यू बताओ कितनी होगी? ठीक है, l इजिकल टू 1 है तो -l से +l तक जाना है, तो मतलब -1 0 और +1, तो कुल में कितनी वैल्यू आ गई? 3। कुल में कितनी वैल्यू आ गई? 3। अब इससे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में जो l इजिकल टू 1 है तो इसमें अपन s p d और f बताया था मैंने आपको। l इजिकल टू 1 है, इसका मतलब p सबशेल बनेगा। ठीक है, अब p सबशेल बनेगा तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना है? ये जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल तो बता रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3 है। इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि p सबशेल के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। p सबशेल के
तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, एक तो आपके पास में px, एक py और एक pz। ये बात समझ आई कि अगर आपके पास में p सब शेल है तो आपके ऑर्बिटल कितने बनेंगे, तीन, px, py और pz। बात समझ आ गई यहां तक। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपके पास में सपोज करो कि L इज इक्वल टू आपके पास में 2 आ रहा है, L इज इक्वल कितना आ रहा है आपके पास में, 2 आ रहा है, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी होगी, -2 होगी, -2, -1, 0, +1 एंड +2, है ना। कुल मिला के अगर देखा जाए तो आपके पास में m के कितनी वैल्यू आ गई, 5। इसका मतलब 5 ऑर्बिटल बनेंगे। जब L बराबर 2 है तो m की वैल्यू 5 आई, इसका मतलब 5 ऑर्बिटल बनेंगे। ये 5 ऑर्बिटल जो बनेंगे ये कौन कौन से होंगे, तो आप बताओगे कि डी के बनेंगे, तो डी के क्या लिखोगे, dxy, ठीक है, dyz, dxz, dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर और dz स्क्वायर। बात समझ आ गई। ये 5 ऑर्बिटल अपन बनाए, dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर और dz स्क्वायर, ठीक है। यहां तक समझ आया, 5 ऑर्बिटल बनेंगे। बच्चों देखो, कोश में या शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका मैंने बताया था 2n स्क्वायर। सबसेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का मैंने तरीका बताया था आपको 2 × 2l + 1। वैसे ही आपके पास में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स में अगर मैं आपको कहूँ कि भाई इसमें मेरे पास एक ऑर्बिटल है, तो एक ऑर्बिटल मैक्सिमम आपके पास में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे वो केवल 2 ही आएंगे, ठीक है। तो एक ऑर्बिटल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2 आएंगे। बात समझ आई। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप कहेंगे कि सर s ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, हाँ है ना। px ऑर्बिटल, ध्यान सुनना, px ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो px ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, py में भी 2 होंगे और pz में भी 2 होंगे। बात समझ आ रही है यहां तक। किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही आएंगे। यहां तक बात समझ आई या नहीं आई, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करते हैं, देखते हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम में मैंने बताया था कि ये आपको ऑर्बिटल्स के बारे में बताते हैं, ठीक है। इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने बता चुका कि अगर ऑर्बिटल का पता लगाना हो कि अपने में कितने ऑर्बिटल हैं, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हेल्प लेनी पड़ेगी। मैंने कहा था इसकी वैल्यू जो होती है -l से +l तक होती है, ठीक है। थ्रो 0 से होते हुए जाएंगे आप, ठीक है। अब इसमें जीमॉन इफेक्ट बता रखा है। जीमॉन इफेक्ट क्या होता है कि देखो, क्या होता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाता रहता है, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड कंटिन्यू चक्कर लगाता रहता है तो ऐसी कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड राइज होता है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड राइज होता है। जब इस इलेक्ट्रॉन को उठाकर आप किसी दूसरे ऑर्बिटल में रखते हैं, तो ऑर्बिटल्स जो है वो एक से ज्यादा पार्ट में, जो आपके सबशेल्स थे वो एक से ज्यादा पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। इसी को जीमॉन इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई कहे जीमॉन इफेक्ट क्या होता है, सिंपल सा था कि जीमॉन इफेक्ट क्या है, बाकी डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे टॉपिक में। अभी सिंपल सा मैंने बताया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाता है तो ऐसी कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड राइज होता है। जब इस इलेक्ट्रॉन को उठाकर किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो सब सेल्स का 2 पार्ट्स में 2 या मोर देन 2 पार्ट्स में डिवाइड होना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीमॉन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे चीज देखना कि अगर आपके डायरेक्ट एन की वैल्यू दी हो और फिर आपके पास पूछे बताओ एम की वैल्यू कितनी है, तो उसको हम लोग एन स्क्वायर से पता लगाते हैं। किससे पता लगाते हैं, एन स्क्वायर वाले फॉर्मूले से बताएं करेंगे। और अगर हमारे पास में एल की वैल्यू दी है तो उसको 12 + 1 वाले फॉर्मूले से हम लोग पता लगाते हैं। 12 + 1 वाला फार्मूला है, इससे हम लोग अगर एल की वैल्यू आपको गिवन है और फिर कहा जाए कि बताओ आपके पास में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे, तो इस फार्मूले से लगा लेंगे, ठीक है। जैसे अब इन दोनों पे एक बार देखते हैं थोड़ा सा। देखो जैसे मैंने आपको कहा कि n इज इक्वल टू मेरे पास 4 है। n इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा आपको कि मेरे पास n इज इक्वल टू 4 है। जब n इज इक्वल टू 4 है, अब मैं आपसे पूछूंगी बताओ
मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल कितने बनेंगे, या m की वैल्यू कितनी होगी। तो डायरेक्ट कर लो कि 4 4 जा 16, n स्क्वायर करना है ना, तो 16 आ गया। अब 16 आ गया, इसको एक मिनट के लिए आंसर को हम लोग यहाँ पे रखते हैं, ये ट्रिक से बताया से मतलब n स्क्वायर आ गया, 16 आ गया। अब इसको वैसे पूरा समझते हैं, देखो कैसे हुआ। n इज इक्वल टू 4 है, इसका मतलब l इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में 0 1 2 3, है ना, ठीक है 0 1 2 3। 0 होने पर आपकी वैल्यू कितनी आएगी, एक ही आएगी खाली, ठीक है। 0 होने पर वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, एक ही आएगी। तो आपने क्या लिखा यहाँ पे, एक, m की वैल्यू एक ही आएगी केवल, है ना, ओके। प्लस एक होगा तो कितनी वैल्यू आएगी, एक होगा तो कितनी वैल्यू आएगी 3, px py pz। l इज इक्वल टू 1 होगा तो कौन से तीन ऑर्बिटल बनेंगे, px py pz वाले तीन बनेंगे। प्लस 3 प्लस d पे जाओगे तो d कितने आएंगे, -2 2 प्लस 2, तो -2 -1 0 +1 +2, तो आपके टोटल वैल्यू कितनी आ गई 5, तो +5 प्लस। अब आपके इसमें कितना है 7 है, 3 है, तो 3 का मतलब -3, माइनस एल से प्लस एल, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, तो कुल मिला के 7 यहाँ पे हो गया। तो आपका टोटल मिला कितना हो गया, 7 और 3 10 और 5 और 6 16 हो गए, हाँ है ना, 16 हो गए। तो आप इस तरह आप किसी भी अगर आपको n की वैल्यू दे रखा तो पूरा करेंगे तो भी वैसे ही आएगा आंसर, और आप डायरेक्ट अगर आपको करना चाहें तो डायरेक्ट भी आप बता सकते हो। इसलिए ये बताया तरीका बताया है कि अगर आपका n की वैल्यू गिवन हो और m की वैल्यू पूछ रहे हैं तो उसका स्क्वायर करके भी हम लोग पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि l के हिसाब से देख ले। चलो अगर मैंने कहा कि आपके पास में l की वैल्यू 0 है, मैंने क्या कहा l की वैल्यू 0 है, तो बताओ m की वैल्यू कितनी होगी। अब l की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे आप वैल्यू 0 रखो, 0 मतलब s, l पर 0 मतलब s है, s सब सेल बनेगा। अब आपसे पूछें 2 इंटू 0 प्लस 1, 2 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में 1, तो m की एक ही वैल्यू बनता है। जब s सबसेल होता है तो s सबसेल से केवल एक ही ऑर्बिटल बनता है, ठीक है बेटा, ये अपन ने पता किया। यहां तक आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। जो अपने नेक्स्ट क्वांटम नंबर है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। इसकी डिस्कस करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर को डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, इसको जो प्रपोज करने वाले वैज्ञानिक थे वो आपके पास थे गोल्डस्मिथ, ठीक है, गोल्डस्मिथ और यूलेनबेक। कौन कौन से थे, गोल्डस्मिथ और यूलेनबेक। इसको हम लोग स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये केवल हमें स्पिन जो है आपके पास में कि स्पिन के बारे में बताती है कि इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन भरेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भरेंगे कि इलेक्ट्रॉन, बस उसका स्पिन का बताती है। कि मैंने कहा था ना कि आपको एक ऑर्बिटल दो इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो उनका स्पिन बताएगी कि ऊपर की साइड में जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है तो +½ और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है तो -½ आप किसी को +½ और किसी को -½ बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हमने क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर को डिस्कस किया अपने इस टॉपिक्स में, ठीक है। अब इनसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उनको भी हम लोग अब डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, अगर सपोज करो मैंने आपको लिखा है कि 3px और 1 लिखा, 3px1 लिखा मैंने, और मैंने पूछा आपसे कि इस ऑर्बिटल में जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये तो देखो ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल के अंदर ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए मुझे चारों क्वांटम नंबर्स के वैल्यू बताओ, चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले n की बात करते हैं, सबसे पहले किसकी बात करते हैं, n की बात करते हैं। जो भी इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी होती है बड़ी, जो भी सब सेल से आगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई होती है वही क्या होता है आपके पास में, वही आपके पास में n की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या लिखी हुई है 3, तो इसका मतलब इसका n की वैल्यू कितनी हो गई 3, ठीक है। यहां तक बस नहीं। अब देखो, अब अगर हम बात करते हैं तो मैंने बताया था आपको कि L इज इक्वल टू आपके पास में 0 1 2 3 होता है। 0 होने पर S, 1 होने पर P और 2 होने पर D और 3 होने पर F होता है, ठीक है। L की वैल्यू है। अब आपको P नजर आ रहा है, इसका मतलब
एल की वैल्यू कितनी होगी, इसका मतलब एल की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में 1, हाँ है ना, एल की वैल्यू कितनी होगी 1। यहां तक बात समझ आ गई। आगे बात करते हैं कि अगर आपके पास में देखो L इज इक्वल टू 1 है तो 3 ऑर्बिटल बनेंगे m के लिए, ठीक है। एक तो -1, इसकी वैल्यू कितनी होगी -1, 0 और +1, 3 वैल्यू आएगी ना, m के 3 वैल्यू बनेंगी -1, 0 और +1। अब ये जो है ये आपके पास में px है, ये कौन सी वैल्यू है px, ऑर्बिटल px बोलो या फिर py बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आप क्या बोलोगे, या तो py बोल दो या फिर क्या बोलोगे इसको px बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीच वाला फिक्स है, बीच वाला फिक्स है वो pz रहेगा, वो क्या रहेगा आपका pz रहेगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है। चलो अब देखो, अब ये आपका px लिखा हुआ है, इसके वैल्यू क्या रखोगे -1, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में -1, ठीक है। अब देखो, अब आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, पावर अगर 1 है तो +½ और पावर 2 है तो -½ वैसे भी अपने से ज्यादा तो होगा नहीं, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होगा या 2 होगा, 2 से ज्यादा होते नहीं है। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 ही है तो अब क्या लिखोगे, s की वैल्यू क्या आएगी +½ पहला इलेक्ट्रॉन जो आता है वो +½ में और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो आता है वो -½ में आता है। ये बात समझ में आ गई आपके पास में अच्छे से। चलो एक और करते हैं, जैसे मैंने लिखा है 2s2, ठीक है। 2s2 में मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप बताओ। अब देखो सॉरी 4 क्वांटम नंबर बताओ, तो n की वैल्यू, n के लिए कैसे पता लगाओगे, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है बड़ी तो क्या आएगी 2, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू भी 0 होती है, हाँ ना भाई, मैंने कहा था l और m की वैल्यू सेम होती है ना, s सबसेल के लिए l और m की वैल्यू सेम होती है। पावर कितनी आ रही है 2 आ रही है, पावर कितनी आ रही है 2 आ रही है, इसलिए s की वैल्यू कितनी आएगी -½ यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और करते हैं और अपन देखते हैं, इस एग्जांपल में उल्टा कर देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा कर देते हैं। मैंने आपको क्या कहा कि मैंने आपको कहा कि n इज इक्वल टू आपके पास में है 3, ठीक है। l इज इक्वल टू मैंने कहा आपके पास में 0 है, और m इज इक्वल टू मैंने क्या कहा आपको 0 है, और s इज इक्वल टू मैंने कहा कि आपके पास में -½ है, ठीक है, -½ है। अब आप मुझे बताओ इससे कौन सा ऑर्बिटल बनेगा। तो देखो सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 3 है ना, यहाँ पे n का मतलब सबसे पहले 3 लिखेंगे, 3 लिख दिया आपने। अब l इज इक्वल टू 0 है, तो l इज इक्वल टू 0 तो कौन सा सबसेल बनता है p, तो आपने यहाँ पे लिख दिया p, ठीक है। अब l इज इक्वल टू 0 p नहीं होगा ना, l इज इक्वल टू 0 है, l इज इक्वल टू 0 है तो s बनेगा 3s। अब पावर कितनी है, मतलब इसमें क्या -2, तो मैंने कहा था कि आपके पास में, मैंने कहा था कि अगर आपके पास पहला पावर अगर आपके पास में -½ है तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, +½ है तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पावर में 2 आ जाएगा 3s2। चलो एक और करते हैं, ठीक है, एक और करते हैं। चौथा मैंने आपको लिखा 5pz, उल्टा करते हैं, देखो जो n इज इक्वल टू मैंने लिखा 5, ठीक है, l इज इक्वल टू मैंने लिखा 1, m इज इक्वल टू लिखा मैंने 0, और s इज इक्वल टू मैंने लिख दिया आपके पास में +½ ठीक है, ये मैंने लिखा। और आपसे पूछा कि बताओ इसके लिए, बताओ मुझे आप क्वांटम नंबर्स की वैल्यू बताओ, ठीक है, मतलब कौन सा ऑर्बिटल बनेगा। अब देखो बेटा यहाँ पे n इज इक्वल टू 5 है तो 5 लिखेंगे आप, l 1 है तो p ऑर्बिटल बनेगा तो आपने p लिख दिया 5p, ठीक है। अब देखो यहाँ पे m 0 है, m बराबर 0 है तो m 0 मतलब pz बनेगा, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे इसको pz लिख दोगे। पावर +½ पहला इलेक्ट्रॉन +½ तो 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई, बात समझ में आई। इस तरह से डिपेंड इनमें रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, उससे हम लोग नंबर ऑफ ऑर्बिटल वगैरह इस तरह की चीजें पता लगाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन अच्छा सा करते हैं, ठीक है। मैं आपसे बोलूं कि मैंने आपको कोई n शेल दे दिया, ठीक है,
और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसके लिए मुझे n की वैल्यू बताओ, स्मॉल n की वैल्यू बताओ कितनी हुई। n शेल गिवन है, n शेल गिवन है, और मैं आपको पास में क्या कह रहा हूं कि n की वैल्यू बताओ, स्मॉल मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बताओ। कैसे बताओगे, देखो n इज इक्वल टू n है तो k l m n, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 4, n इज इक्वल टू 4 हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब l की वैल्यू बताओ, तो l की वैल्यू मैंने क्या कहा था, 0 से स्टार्ट होकर n-1 तक, 0 से स्टार्ट होकर n-1 तक, तो 0 1 2 3, बस 0 से स्टार्ट n-1 तक, 0 से स्टार्ट होकर n-1 तक, है ना। अब आपके पास में m पे चलते हैं, ठीक है, m पे 0 पे 0 ही रहेगी, ठीक है, और आपके पास में इसकी जब एक वैल्यू है तो m की जब एक वैल्यू है तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताएंगे, एक है तो मतलब यहाँ पे जब 0 आ गया तो एक ऑर्बिटल बनेगा केवल खाली यहाँ पे, ठीक है, केवल खाली एक और ऑर्बिटल बनेगा। यहाँ पे कितनी होगी -1 0, माइनस एल से प्लस एल तक जाना होता है ना, -0 और यहाँ पे क्या लिखोगे +1, तो टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए 1 2 3, है ना, 2 है तो वैल्यू कौन से बनाओगे -2 -1 0 +1 +2, तो टोटल कितने हो गए ये 5 हो गए, ये टोटल कितने हो गए 5 हो गए। इस टाइप से आप 3 के लिए जाओगे तो क्या लिखोगे -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3, तो 3 और 3 6 7 हो गया, यहाँ पे 7। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए गिन लो सबको, 16 हो गए ना, तो m की वैल्यू कितनी आ गई आपके में 16 हो गई, m की वैल्यू कितनी होगी 16 हो गई, है ना। या फिर डायरेक्ट भी आप पता लगा सकते हो n स्क्वायर करके, ठीक है। अब इस तरह से ही पूछते हैं कि भाई इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो भाई n शेल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दो कितने होंगे, 2n स्क्वायर वाले फार्मूले से निकाल लेंगे। तो इस पे जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो हम लोग इजीली करेंगे, ठीक है। तो यहां तक मैंने आपको बताया कि आपके पास में, ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को जो डिस्कस करेंगे वो है ऑफबाउ प्रिंसिपल। ऑफबाउ जो प्रिंसिपल है, ऑफबाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, बिल्डअप करना, किसी जो बनाना, ठीक है। ऑफबाउ प्रिंसिपल जो होता है ये कोई ऑफबाउ के साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ऑफबाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डअप करना, बनाना, ठीक है। ये जो होता है, ये जो रूल होता है, ये जो प्रिंसिपल है, ये 3 प्रिंसिपल को मिलाकर बनता है, 3 रूल को बना के मिलता है। एक होता है n+l रूल, एक होन्स लॉ, एक पाउलिस लॉ। तीनों को हम लोग डिस्कस करेंगे बारी बारी से। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे n+l रूल। ये n+l रूल क्या है, इसको आराम से जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है बेटा। n+l रूल ना, n+l रूल क्या काम आता है n+l रूल। अच्छा देखो, अब यहाँ पे मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि स्मॉल n क्या है। स्मॉल n आपको पता है कि स्मॉल n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वो क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। प्लस l क्या चीज है, l आपके पास में एजिमुथल क्वांटम नंबर, l क्या चीज है आपके पास में एजिमुथल क्वांटम नंबर है ना। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मुझे, आप मुझे बताओ 1s 2p 3d 4f, ठीक है, और अपन लिख देते हैं 5s 6d, ठीक है, इतने काफी है। अब मैं आपसे पूछूं, जो मैंने ये लिखे हैं सब सेल्स लिखे हैं, ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि बताओ इन सब में मुझे नंबर, इन सब में मुझे n की वैल्यू बताओ, इन सब के लिए मुझे n की वैल्यू बताओ। अब आप इजीली n की वैल्यू बता दोगे मुझे ना, अब हम आप इजीली बता दोगे। n की वैल्यू इसके लिए क्या आएगी, मैंने कहा न्यूमेरिकल वैल्यू ही n की वैल्यू होती है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी 1, यहाँ पे क्या आएगी 2 3 4 5 और 6। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, यस, वेरी गुड। अब मैं आपसे पूछूं बताओ l की वैल्यू, तो l की वैल्यू मैंने बता रखा है कि l बराबर आपके पास में, अगर l बराबर 0 1 2 3 होता है तो 0 पे s, 1 पे p, 2 पे d और 3 पे f होता है ना। अब देखो बेटा, l इज इक्वल टू
अब यहाँ पे S है तो क्या लिखोगे 0, P है तो क्या लिखोगे 1, D है तो क्या लिखोगे 2, F है तो क्या लिखोगे 3, फिर क्या आ रहा है S तो मतलब 0 और यहाँ पे क्या लिखोगे 1। ये बात समझ में आ रही है भाई? यहां से देखो और बता दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अगर हम लोग n+l करें, मतलब इन दोनों वैल्यू को जोड़ें, तो n+l करते हैं अगर हम लोग, तो हमारे पास में n+l क्या आ गया 1 3 5 7 5 7, है ना। ये n+l आ गया। यहां तक किस तरह को डाउट, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ है तो बताओ। नहीं, चलो बेटा अब देखो, अब ये जो रूल होता है, ये रूल हमें ये बताता है कि किस ऑर्बिटल की या किस सबसेल की एनर्जी ज्यादा है और किस ऑर्बिटल या किस सबसेल की एनर्जी कम है। तो यहाँ पे आप चेक करो एक बार 1s और 2p, 1s और 2p की ही बात करते हैं हम लोग, 1s और 2p की ही बात करते हैं एक बार हम लोग। 1s और 2p में से अगर मैं बात कर रहा हूँ, 1s और 2p में से अगर मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो इसके लिए n+l की वैल्यू कितनी आ रही है 3, इसके लिए कितनी वैल्यू आ रही है 2, और सर 1 आ रही है, तो इसके लिए कितनी वैल्यू 3, इसके लिए कितनी आ रही है 1। तो जिसके लिए n+l की वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी क्या होगी ज्यादा, तो यहाँ पे 2p की एनर्जी क्या होगी ज्यादा होगी और 1s की एनर्जी क्या होगी कम होगी, 1s की एनर्जी क्या होगी कम होगी। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। इन दोनों में से पूछूं कि बताओ आप मुझे 4f और 3d में से, 4f और 3d में से किसकी एनर्जी ज्यादा है और किसकी एनर्जी कम है। तो 4f और 3d में से अगर बात करें तो 4f के लिए n+l वैल्यू कितनी आ रही है 7 और 3d के लिए वैल्यू कितनी आ रही है 5, तो इसकी एनर्जी ज्यादा है क्योंकि इसके लिए 4f n+l की वैल्यू ज्यादा है। तो जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी जिसके लिए n+l की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। ये बात नहीं, और कम उसकी होगी जिसके लिए n+l वैल्यू कम होगी, सीधी सी बात है। अब गड़बड़ यहाँ पे है कि अगर मैं बात करूं 4f की, अगर मैं बात करूं 4f की और 6p की बात कर रहा हूं, अब देखो n+l दोनों के लिए सेम आ गई, इसके लिए n+l वैल्यू कितनी आ रही है 7, इसके लिए कितनी वैल्यू आ रही है 7। अब ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या देखते हैं, जब n+l की वैल्यू सेम आ जाती है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या देखते हैं, स्मॉल n की वैल्यू देखते हैं। स्मॉल n की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी क्या होगी ज्यादा होगी, स्मॉल n की एनर्जी जिसकी ज्यादा, जिसके लिए स्मॉल n की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी क्या होगी ज्यादा होती है ना। तो अब मैं आपसे पूछूं बताओ इन दोनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो आप बता दोगे सर 6p की एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसके लिए n की वैल्यू ज्यादा है, n+l दोनों का सेम है लेकिन n की वैल्यू इसकी ज्यादा है, इसके लिए इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ये बात समझ में आई। चलो अब मैं आपसे डायरेक्ट पूछता हूं, ठीक है। चलो अगर हम बात करें, बताओ मुझे 5p और 3d में से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, वही पता लगाओ। 5p के लिए n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 5, इसके लिए कितनी आ गई 3, इसके लिए l की वैल्यू कितनी आ गई 1, इसके लिए कितनी आ गई 2, इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ गई 6, इसके टोटल n+l कितना आ गया इसका 6, ठीक है। l+l 6 आ गया, इसका कितना है 5, तो इसकी ज्यादा इसकी कम, समझ आ गया क्या, ठीक है। अच्छा चलो अब इसमें बताओ दूसरा एक और कर लेते हैं, ठीक है। 3s और 2p, ठीक है। 3s और 2p की बात करें तो n की वैल्यू कितनी आ रही है इसके लिए बेटा 3, इसके लिए कितनी आ रही है 2, l की वैल्यू कितनी आ रही है इसके लिए 0, इसके लिए कितनी आ रही है 1। n+l करेंगे कितना आएगा, n+l बराबर कितना आएगा आपके पास में 3, इसके लिए कितना आएगा 3, है ना। दोनों के लिए सेम आ गया 3 3। तो अपन ने क्या किया कि दोनों का सेम आ रहा है, इसका मतलब एनर्जी सेम नहीं है, ठीक है। एनर्जी सेम नहीं है, ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो इसकी n की वैल्यू ज्यादा है इसलिए इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है। ये पता चल गया, कोई दिक्कत। अब इलेक्ट्रॉन उसमें फिल करना, इलेक्ट्रॉन उसमें फिल करना जिसकी एनर्जी कम होती है। इलेक्ट्रॉन पहले उसमें फिल करेंगे जिसकी एनर्जी कम होती है, इलेक्ट्रॉन पहले किसमें फिल करेंगे जिसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है। अब देखो जैसे इन दोनों में से एनर्जी किसकी कम है, इन दोनों में से एनर्जी किसकी कम है, ऑब्वियसली इसकी कम है, तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इसमें फिल करेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे हम लोग, बात नहीं, पहले इसमें फिल करेंगे फिर बाद में इसमें फिल करेंगे, समझ आ गया। इन दोनों में से पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, पहला इलेक्ट्रॉन 2p में आएगा, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो यही पूरा कंसेप्ट हमको लेके चलना होता है, ठीक है, कि भाई आपको n+l रूल यही बताता है, पहले आप एनर्जी पता लगाओ, जिसकी एनर्जी कम है इलेक्ट्रॉन पहले उसमें फिल कर दो, सीधी सी बात है, ठीक है। जैसे आपके पास में ऑर्डर ये लिखा हुआ है 1s 2s 2p 3s 3p 4s,
ठीक है। और आपसे बोला जाए कि इसमें से एनर्जी, इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू, n की वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है, इसके लिए n की वैल्यू कितनी आ रही है, n की वैल्यू कितनी आ रही है, l की वैल्यू कितनी आ रही है और n प्लस एल की वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। देखो n की वैल्यू 1 2 2 3 3 4, n की वैल्यू आ गई। l की वैल्यू पूछे आपसे तो क्या आएगी, 0 0 1 0 1 0, है ना। n प्लस एल कितना आ गया, 1 2 3 3 4 और 4, ठीक है। अब आपसे पूछें कि इन दोनों में से पहले इलेक्ट्रॉन किसमें फिल होगा, इन दोनों में से पहले इलेक्ट्रॉन किसमें फिल होगा, तो ऑब्वियसली 1s में पहले फिल होगा, ठीक है। तो इनको एनर्जी के आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करो तो ऐसे तो अरेंज करोगे 1s 2s 2p 3s और 3p 4s, ऐसे तो अरेंज करोगे आप। 1s को सबसे पहले, सबसे कम एनर्जी जो होगी वो 1s की होगी, तो 1s को सबसे पहले, फिर 2s को, फिर 2p को, फिर 3s को, फिर 3p को, 4s को, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। तो ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया अपने पास में। तो मैंने n प्लस एल रूल बताया आपको, ये n प्लस एल रूल समझ आ गया होगा आपको अच्छे से, क्या होता है n प्लस एल रूल, पूरा मैंने आपको डिस्कस किया, समझा आपने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। पाउलिस प्रिंसिपल। पाउलिस प्रिंसिपल क्या कहता है, पाउली प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल में आप जब 2 इलेक्ट्रॉन भरते हो, किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हो, इन 2 इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम होती है, मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम आती है। चौथे क्वांटम नंबर की वैल्यू 100% डिफरेंट आएगी, चौथे क्वांटम नंबर की वैल्यू 100% डिफरेंट होगी, ठीक है। अब इसको समझते हैं। जैसे सपोज करो मैंने लिखा है 3px2, मैंने px ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं, ठीक है। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, इसको मैं अगर चाहूं मैं ऐसे लिख सकता हूं 3px1 और 3px1 लिखा जा सकता है। अब मैं आपसे बोलूं कि बताओ n की वैल्यू क्या आएगी, इसके लिए n की वैल्यू बताओ क्या आएगी, तो आप इसके लिए n की वैल्यू मेरे को इजीली बता दोगे। n की वैल्यू क्या आएगी, 3, इसके लिए भी 3, इसके लिए l की वैल्यू कितनी आएगी 1, इसके लिए भी कितनी आएगी 1, इसके लिए कितनी आएगी m की वैल्यू कितनी आएगी -1, इसके लिए कितनी आएगी -1। अब देखो किसी भी ऑर्बिटल के लिए 3 की वैल्यू सेम आ गई। अब चौथी की बात करूं तो मैंने कहा कि पावर अगर 1 है तो प्लस हाफ, पावर 2 है तो माइनस हाफ। तो पावर अब मैंने एक पहले इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ जब आप बोल दिया तो दूसरे के लिए थोड़ी ना प्लस हाफ बोलोगे, दूसरे के लिए प्लस हाफ थोड़ी बोलोगे, इसके लिए अगर प्लस हाफ बोल दिया तो ऑब्वियसली दूसरे के लिए माइनस हाफ बोलोगे, दोगे तो वैल्यू आती है। पहले और इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए आप क्या बोलोगे माइनस हाफ बोलोगे, ऐसा आपने लिख दिया है ना। यहां तक बात समझ आ रही है आपको। चलिए बेटा अब ये बात समझ, 3 की वैल्यू सेम आ गई, 3 की वैल्यू सेम आई ना आपके पास में, चौथी डिफरेंट हुई, 3 की वैल्यू सेम आई और चौथी क्या हुई डिफरेंट हुई, 3 की वैल्यू सेम आई ना और चौथी डिफरेंट हो गई, हाँ है ना। अब अगर सपोज करो कोई ज्यादा विद्वान है, उसने कहा मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन भरूंगा, मैंने कहा भर ले भाई 3px और वो क्या 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन तीसरे को फिर आप ये रखोगे तो तीसरे को फिर क्या लिखोगे 3px1, 3px1, तो इसके लिए वो वापस वैल्यू क्या रखोगे 3 1 -1 और अब क्या रखो पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ, पहला इलेक्ट्रॉन फिर वापस क्या रखोगे या तो प्लस हाफ या माइनस हाफ। तो अगर आपने तीसरा इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, किसी भी ऑर्बिटल में तीसरा इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया तो तीसरे इलेक्ट्रॉन की चौथी क्वांटम नंबर की वैल्यू, तीसरे इलेक्ट्रॉन चौथी क्वांटम नंबर की वैल्यू या तो इससे या इससे आप इक्वल हो जाएगी, जो कि पाउलिस प्रिंसिपल के नियम के विरुद्ध है ना। हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग यही तो बोलते हैं कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। अगर आपने ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन भर दिया तो तीसरे इलेक्ट्रॉन की चौथी क्वांटम नंबर की वैल्यू, तीसरे इलेक्ट्रॉन की चौथी क्वांटम नंबर वैल्यू पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स में से किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की चौथे क्वांटम नंबर की वैल्यू के सेम हो जाएगी, जो कि पाउलिस प्रिंसिपल के नियम के विरुद्ध है ना, उससे हम लोग नहीं कर सकते। यहां तक बात में आई तो दिक्कत, ये पाउलिस प्रिंसिपल हमने कर लिया, समझ लिया, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास में आ रहा है वो है हुन्स रूल। हुन्स रूल हमें क्या कहते हैं, देखो हुन्स रूल के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो हुन्स, देखो एक वर्ड होता है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है, डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या होता है,
जैसे सपोज करो कि मैं आपसे बात करूं 3px 3py और 3pz, ठीक है, 3px 3py 3pz। अब ये तीनों ऑर्बिटल जो हैं ये सबके सब 3p से तो आए हैं, 3p से आए हैं, तो इन सबकी एनर्जी सेम है। इन सबकी एनर्जी मैं बोलूं 3px 3py 3pz में बताओ किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, तो आप बता ही नहीं सकते, तीनों की एक ही एनर्जी है, तीनों की एनर्जी सेम है। तो ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है उन्हें बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। उन्हें क्या बोलते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल। पहले तो इस वर्ड का मतलब समझ आया होगा, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब होता है ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है उन्हें डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। यहां तक बात समझ आई। अब देखो बेटा, अब अगर आपके पास में जैसे मैंने लिखा है, ठीक है, कि जैसे सपोज करो ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, यहां मैंने 3px का 3py और 3pz का बता दिया, ठीक है। तो p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3px 3py 3pz के लिए मैंने 3 ऑर्बिटल बना दिए। अब देखो ये जो डीजेनरेट ऐसे इस टाइप से 5 का अगर हम d की बात करूंगा, d के 5 ऑर्बिटल बनेंगे, d के कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 5 बनेंगे, ठीक है। अब यहां पे -2 -1 0 +1 और +2, इसका मतलब 5 ऑर्बिटल बन गए, है ना। अब इन 5 ऑर्बिटल सबके एनर्जी सेम है, dxy dyz dxz dxyz सबकी एनर्जी सेम है, चाहे 2 3 जो नंबर वो लगाओ आगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब अगर इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है, अगर इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे सपोज इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है। अब अगर आपके पास सपोज करो p में मैंने कहा कि भाई 4 इलेक्ट्रॉन फिल करो, p में मैंने कहा 4 इलेक्ट्रॉन फिल करो, तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा, पहला इलेक्ट्रॉन इसमें भरोगे, पहला, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहां बात नहीं कि तीनों को पहले आप जितने भी आपके अनपेड फॉर्म में भरना, पहले इलेक्ट्रॉन को अनपेड फॉर्म में भरना है, उनका स्पिन सेम डायरेक्शन में रखना है। अनपेड फॉर्म में भरना है, स्पिन सेम डायरेक्शन में रखना है, ये चीज ध्यान रखना, अनपेड फॉर्म में और स्पिन सेम डायरेक्शन में। अब उसके बाद में 3 तक हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने मांगे उसने? 4, तो टोटल इलेक्ट्रॉन चौथा। अब आपको जो नेक्स्ट 3 तक भर दिए। अब चौथा इलेक्ट्रॉन जो है उसका स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में, उसका स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में, 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल करना है आपको। इसी टाइप सपोज करो डी में अगर 7 इलेक्ट्रॉन भरने, डी में 7 इलेक्ट्रॉन भरने, तो बताओ कैसे भरोगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1 2 3 4 5 हो गए, सबका स्पिन देखो सेम डायरेक्शन में है। अब अगर हम बात करेंगे तो 5 हो गए, छठा अपोजिट डायरेक्शन में, छठा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग ऐसे इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। हुन्स लॉ बिल्कुल सिंपल सा ऐसा ही है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, ये जो है हुन्स लॉ जो है ये एस ब्लॉक पर अप्लाई नहीं होता। एस ब्लॉक पर ये जो हुन्स लॉ है ये अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एस ब्लॉक में केवल एक ही ऑर्बिटल होता है, उसका कोई डिजेनरेट ऑर्बिटल नहीं होता, इसलिए एस ब्लॉक पे अप्लाई नहीं होता। पी में भी उन एटम पे लागू नहीं होगा जिनके पास में पी में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर पी में एक इलेक्ट्रॉन है तो उस पर भी ये रूल जो है अप्लाई नहीं होता। तो बोरोन पे इस लॉ को लगाओगे तो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने जो है ये पढ़ा कि क्वांटम नंबर कंप्लीट करा आज का टॉपिक हमने। उसके अलावा हमने पढ़ा है कि अफबाउ प्रिंसिपल क्या होता है, 3 लॉ पढ़े अपन ने, N+L रूल, पाउलिस लॉ और हुन्स लॉ, ठीक है। इनको अच्छे से स्टडी करना और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। और समझ में आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने आप को, ठीक है, इस वीडियो को। तो मेरी मुलाकात खत्म। सी यू नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय, हैव फन, मजे कीजिए और एंजॉय कीजिए। बाय बेटा।